साथियों नमस्कार, टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों इस वीडियो में हम प्री बीएड 2023-24 का सॉल्व्ड पेपर देखने वाले हैं। साथियों मैं बताना चाहता हूं कि यह वीडियो प्री डीएलएड एवं प्री बीएड दोनों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है और पैटर्न भी सेम है। इसलिए दोनों अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही कारगर होगी, अर्थात 2 in 1। तो चलिए दोस्तों बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, आप सभी ने इसके पूर्व में जो 2-3 वीडियो बना है उसमें निश्चित रूप से प्री डीएलएड का भी पैटर्न देखे होंगे। उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं लगेगा। और देखा जाए तो इसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी है, जिसमें देखा जाए तो पार्ट ए में सेम सब्जेक्ट जो रहा प्री डीएलएड में वही सब्जेक्ट है और प्रश्न का पैटर्न भी हूबहू है। और पार्ट बी में देखा जाए तो भी वही सब्जेक्ट शामिल है, जिसमें से केवल एक सब्जेक्ट करना है। साथियों आप सभी का बहुत कमेंट आता है कि मैं गणित वाला हूं तो विज्ञान के या सामाजिक विज्ञान का सॉल्व कर सकता हूं। तो मैं बताना चाहता हूं साथियों, निश्चित रूप से आपको जो सब्जेक्ट सरल लगता है उसे सॉल्व करिए, क्योंकि इसमें स्पष्ट निर्देश है। यहाँ पर देख सकते हैं किसी एक सब्जेक्ट को करना है। भाग ब में 3 अलग अलग विषयों हैं, जिसमें से 20-20 प्रश्न हैं। इस भाग से आपको केवल एक विषय को ही हल करना है। इसमें यह नहीं बोला गया है कि आप गणित वाले हैं तो गणित को ही करेंगे। तो आपको जो सुविधा लगता है उसे सॉल्व करिए, लेकिन केवल एक ही सब्जेक्ट को करना है, ये भी बताया गया है। विज्ञान का कर रहे हैं तो सिर्फ विज्ञान का करिए, गणित और सामाजिक विज्ञान का छोड़िए। और गणित का करेंगे तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का छोड़ना पड़ेगा, और अगर सामाजिक विज्ञान का करते हैं तो विज्ञान और गणित को छोड़ना पड़ेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। निश्चित रूप से अब हम देखते हैं पार्ट ए का जो है सेक्शन फर्स्ट, जिसमें देखेंगे सामान्य हिंदी बोध। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव है। साथियों निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो है, प्रति जो है अवयव है। याद रखिएगा इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। वही प्रश्न 2 की बात करें, उपादेय का तात्पर्य होता है। ऑप्शन ए है उपकार, ऑप्शन बी है उपदेश, ऑप्शन सी है ग्रहण करने योग्य, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। साथियों याद रखिएगा उपादेय का तात्पर्य होता है ग्रहण करने योग्य, याद रखिएगा। वही तीसरा प्रश्न देखिए, आगत शब्द है। तो साथियों याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा कुर्सी जो दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी, यही आगत शब्द है, अर्थात बाहरी जो विदेशी शब्द होते हैं उससे आया हुआ शब्द है। बाकी जो जूता, लकड़ी, डिबिया ये सब जो है देशज शब्द है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस का पर्यायवाची है। तो साथियों याद रखिएगा हंस का पर्यायवाची है मराल, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। वही 5वां प्रश्न देखते हैं, उत्तम पुरुष का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, हम रायपुर जाएंगे, यही इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6वां प्रश्न। तो पूर्ववर्ती का विलोम है। तो निश्चित रूप से आप सभी को मालूम होगा ये बहुत सरल प्रश्न है। ऑप्शन ए जो दिखाई दे रहा है परवर्ती, यही इसका आंसर होगा। 7वां प्रश्न है, इस परीक्षार्थी ने नकल की है, वाक्य में इस कौन सा विशेषण है। तो साथियों याद रखिएगा ऑप्शन डी जो दिखाई दे रहा है सार्वनामिक विशेषण, यही इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके उसे कहते हैं। जिसका वचन द्वारा वर्णन नहीं किया जा सके उसे, याद रखिएगा ऑप्शन बी जो दिखाई दे रहा है अनिर्वचनीय, यही इसका आंसर होगा। जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। वही प्रश्न 9वां देखें, पुनर्विवाह का संधि विच्छेद है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। पुनः धन विवाह विसर्ग संधि है, याद रखिएगा यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इंद्रिय बोध में कौन सा समास है। तो इंद्रिय बोध में याद रखिएगा साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए है, तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं, अब पार्ट ए का सेक्शन 2 देखते हैं, जिसमें सामान्य अंग्रेजी बोध देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है इस सामान्य अंग्रेजी बोध का, चेंज द वॉइस इनटू पैसिव एंड चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। साथियों इसका करेक्ट जो पैसिव वॉइस होगा वो ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा इसका डी जो है साथियों, याद रखिएगा द बेगर वाज लॉफ्ड एट बाय द बॉय। साथियों यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये
क्वेश्चन प्रश्न पत्र जिसका था वो अपने हिसाब से लगाए हैं, बहुत कुछ सही भी है, लेकिन याद रखिएगा ये बाद में जो फाइनल आंसर आया है वो इसमें आया था, वो ऑप्शन डी को लिया था, याद रखिएगा, और यही एक्चुअल आंसर है। द बेगर वाज लाफ्ड एट बाय द बॉय। सेकेंड प्रश्न देखते हैं। ही ब्लैंक गोन होम यस्टरडे, चूज करेक्ट मॉडल। याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, माइट हैव होगा, याद रखिएगा। वही अगला प्रश्न देखते हैं। इफ़ ही वेयर यू आई ब्लैंक हिम माई कार, चूज करेक्ट ऑप्शन। इसका जो आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए जो होगा वुड हैव गिवन आएगा। इफ़ ही वेयर यू आई वुड हैव गिवन हिम माई कार, यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल्स। द किंग इज लाइकली टू मैरी ब्लैंक हेयरेस। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है साथियों द आएगा, क्योंकि यह जो है सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री के पहले याद रखिएगा हमेशा द लगाया जाता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ जर्नल। स्मिता इज नॉट कैपेबल ऑफ ब्लैंक हार्ड वर्क। साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, डूइंग होगा। स्मिता इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग हार्ड वर्क होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑन सीइंग द पुलिस द थीफ रन अवे। जैसे ही पुलिस को देखा चोर भागने लगा, यह किस प्रकार का प्रश्न आएगा। अर्थात जैसे ही पुलिस को देखा चोर भागने लगा, निश्चित रूप से यहाँ पर जो है साथियों याद रखिएगा कंपाउंड सेंटेंस है, याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17वां क्वेश्चन। ब्लैंक द होल आई लाइक द बुक, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ऑन द होल आई लाइक द बुक, यही इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई वॉन्ट द बुक ब्लैंक इन अ वीक, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। निश्चित रूप से साथियों इसका भी आंसर ऑप्शन सी रिटन होगा। आई वॉन्ट द बुक रिटन इन अ वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव मी ब्लैंक टाइम टू डिसाइड द मैटर, चूज एप्रोप्राइट डिटरमाइनर। तो निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, अ लिटिल। गिव मी अ लिटिल टाइम टू डिसाइड द मैटर। नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, अ हेड ऑफ काउज ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसका साथियों इसका जो आंसर होगा ई जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, हेड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। इस प्रकार साथियों ये रही इंग्लिश सामान्य बोध। साथियों अब हम पार्ट ए का तीसरा सेक्शन देखने वाले हैं, जिसमें तार्किक एवं विश्लेषणात्मक विवेचन अर्थात रीजनिंग का प्रश्न देखने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न देखते हैं। H + B + F का निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर होगा। साथियों आप पहले ABCD लिखकर नंबरिंग दे लेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आता है और 2-3 ठो प्रश्न रहता है। जो दोनों तीनों प्रश्न अगर नंबरिंग दे देंगे तो सुविधा होगी। मैं आपको बता देता हूं कि H का यहाँ पर नंबर होगा, H का 8वां नंबर होगा, और B का आप जानते हैं A B दूसरे स्थान पर ही आता है, और F का स्थान है, निश्चित रूप से F का स्थान है 6, अर्थात 8 2 10 और 6 16। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। इसी प्रकार साथियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि टॉम बराबर 48 डी बराबर 27 हो तो हैरी का क्या आशय है। इसी प्रकार का है साथियों। टॉम में देखिए एक दोनों को मिलाकर देख लीजिए। जैसे टॉम में टी 20वां नंबर में आता है, ओ आता है साथियों 15वां नंबर में, और वही एम आता है 13वें नंबर में, एम जो है, और ये तीनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 48। इसी प्रकार डी में भी आप नंबरिंग देंगे और उसको जोड़ेंगे तो 27 आएगा। इसी प्रकार अगर हम हैरी में हैरी का सभी अक्षर को जोड़ेंगे साथियों तो हमें क्या मिलेगा। एच का तो आप जानते हैं, एच का नंबर क्या होता है 8, और एक पहले नंबर में रहता है ए, और आर का नंबर रहता है 18, और 18 दो बार है तो, और वाई का निश्चित रूप से 25, और इन सभी को जोड़ देंगे साथियों तो निश्चित रूप से हमें 70 मिलेगा। आप जोड़ के देख सकते हैं,
इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है P34 और 32 क्यों इस प्रकार, और V जो है 44, 40 और X इस प्रकार, और G का यहाँ पर और यहाँ पर क्या आएगा, ये पूछा जा रहा है। साथियों यहाँ पर P का नंबर होता है निश्चित रूप से 16, तो 16 का 32 यहाँ पर उल्टा दिया है, और Q का होता है 17, 17 दूनी 34 इस प्रकार। यहाँ पर भी अगर हम तीसरे नंबर में इसी प्रकार ऊपर का जमाएंगे तो यहाँ पर G का होता है साथियों, G का होता है 7, तो 7 दूनी 14 यहाँ आ जाएगा, और I का होता है 9, तो 9 दूनी 18, तो 18 और 14 वाला प्रश्न होगा आंसर ऑप्शन डी, यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिएगा साथियों 24वां प्रश्न, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कुछ संख्याएं क्रम में दी हुई है, प्रत्येक प्रश्न के नीचे 5 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक उत्तर रिक्त स्थान पर आना है, सही विकल्प को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर साथियों 4 विकल्प हैं, यहाँ पर 5 लिख डाले हैं, तो 4 विकल्प में से ढूंढना है। तो यहाँ पर पैटर्न हमें समझना होगा, 3 है, 3 दूनी 6, फिर 2 यहाँ पर बढ़ रहा है 6 2 8, और फिर से यहाँ दुगना कर दिया 8 दूनी 16, फिर से यहाँ पर 2 बढ़ा दिया तो 18 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 18 का दूना कर देंगे तो 36 आ जाएगा, अर्थात इस प्रकार ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर भी 2 तिया 6, और यहाँ पर 6 चौक 24, और इसी प्रकार उसका तिया चौके पंजे बढ़ रहा है, 24 पंचे 120, और 120 छक्के 720 होता है। और अब हम छक्के तक पहुँचे हैं, अब इसका हम कर देंगे सत्ते, तो 720 सत्ते करेंगे तो साथियों 7 शून्य 0, 7 दूनी 14 की 4, हाँ से 1, 7 सत्ते 49 और 1 50, अर्थात ये 5040 ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 बालक इस प्रकार खड़े हैं कि उनमें एक वृत्त बनता है तथा उन सब का मुख वृत्त के केंद्र की ओर है। प्रशांत सौरभ के बाईं ओर है, तो इसमें इस प्रकार स्ट्रक्चर बनाएंगे साथियों। तो 6 कोना रहेगा, तो 6 व्यक्ति के लिए सभी कोना, और ये वृत्त के और केंद्र की ओर उनका जो है मुख रहेगा बताया जा रहा है। तो प्रशांत जो है सौरभ के बाईं ओर है बोला जा रहा है, तो प्रशांत को हम जो है सौरभ के, ये जो है लेफ्ट साइड होगा, इसलिए हम प्रशांत को सौरभ के बाईं ओर बताएंगे। आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे हरेंद्र जो है प्रशांत और अजय के बीच है, तो यहाँ पर हम हरेंद्र को यहाँ रख देंगे, जो कि प्रशांत और अजय के बीच में ए और प्रशांत के बीच में हो जाएगा। आगे देखेंगे तो योगेश जो है अजय एवं विजय के बीच में होगा, तो यहाँ पर अजय है तो यहाँ पर विजय होगा, तभी यहाँ पर योगेश जो है बीच में आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो लास्ट में पूछा जा रहा है विजय के बाईं ओर कौन होगा, तो साथियों विजय यहाँ पर वी है, और वी के बाईं ओर आपको सौरभ मिलेगा, क्योंकि ये जो है आपका राइट साइड होगा और ये होगा लेफ्ट साइड, अर्थात जो है देखा जाए तो सौरभ जो है इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में यहाँ पर साथियों अनुपात समानुपात के रूप में आप पढ़ेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा, इसे गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए प्रश्न में पहुँचते हैं। चंद्रमा अनुपात सैटेलाइट, अर्थात चंद्रमा का संबंध जो है सैटेलाइट से है, उपग्रह बताया जा रहा है, तो पृथ्वी क्या होगा, ग्रह होगा, निश्चित रूप से ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। इसी प्रकार घड़ी जो है समय बताती है, तो थर्मामीटर क्या किसको मापते हैं, घड़ी को मापने वाला कौन सा है, समय को मापने वाला घड़ी है, तो थर्मामीटर किसको मापने वाला है, तो तापक्रम को, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि रुपया जो है भारत की मुद्रा है, तो येन कहाँ की मुद्रा है, तो निश्चित रूप से जापान की मुद्रा है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, तो कवि क्या करता है, तो छंद बनाता है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। वही यहाँ पर देखिएगा सोमवार अप्रैल, तो शुक्रवार क्या होगा, तो इसे आप गिनती के रूप में लिख लीजिएगा। दिन होते हैं 7, तो यहाँ पर 7 इस प्रकार लिख लीजिएगा। और यहाँ पर 12 महीने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो यहाँ पर देखिएगा सोमवार पहला दिन होता है, तो और अप्रैल से संबंध दिखा रहा है, तो चौथे में दिखा रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर शुक्रवार है जो कि 5वां नंबर में, तो किससे संबंध रखेगा, तो इसमें जो देखिएगा 1 से 4 के बीच अंतर जो है 3 है, तो 5 से 8 के बीच भी अंतर क्या होगा साथियों,
3 ही होगा, अर्थात 8वां महीना कौन सा है, अगस्त है। इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है साथियों भिन्न चीज़ों को पूछा गया है, किस प्रकार का भिन्न है उस समूह को ज्ञात कीजिए बोला जा रहा है। तो 32 का क्वेश्चन देखते हैं, 32वां नंबर का। लार्ज, बिग, हैवी, लाइट। साथियों लार्ज, बिग, हैवी तीनों का जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है, तीनों का मीनिंग जो है एक ही होता है, और लाइट का होता है हल्का, तो यही इसका भिन्न शब्द होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। वही आगे बढ़ते हैं, 33वां प्रश्न देखिएगा साथियों। इसमें जो है सभी जो है क्रमानुसार है, अर्थात जो है यह एक रीअरेंज में है, जे के बाद एन आता है, अर्थात ये क्रमानुसार है, जबकि ये भी क्रमानुसार है, ये भी क्रमानुसार है, और नहीं है तो देखा जाए तो आई के बाद एम तो आता है, लेकिन क्यू भी आता है, लेकिन जे जो है वह क्यू से पहले होता है, इसलिए यह भिन्न है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लायन, पैंथर, व्हेल, फॉक्स। तो साथियों ये जो लायन है, पैंथर है, फॉक्स है, ये सभी जमीन में रहने वाले, जंगल में रहने वाले जानवर है, जबकि यह जो है सी व्हेल ये पानी में रहने वाले हैं, और ये मछली प्रजाति का है, सभी ये जानवर प्रजाति है, तो निश्चित रूप से ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डायग्राम वाला। निम्न आकृतियों में भिन्न आकृति चुनिए। तो साथियों यहाँ पर निश्चित रूप से देख सकते हैं, इसमें जो भिन्न आकृति है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि ये सभी जो है भुजा आकृति है, ज्यामिति आकृति में भुजा वाला है निश्चित रूप से ये भी, और इसमें भी कहीं ना कहीं कोना वाला आकृति है, और इसमें जो है कोना नहीं है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। 36वां प्रश्न देखिएगा, तो सभी में जो है 2-2 बिंदु है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, अकेले वृत्त बस में एक बिंदु है, तो यही भिन्न आकृति होगी, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अब हम देखने वाले हैं, ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि हर बार सरल रेखाओं की संख्या या त्रिभुजों की संख्या या चतुर्भुजों की संख्या या वर्ग की संख्या इस प्रकार पूछा जाता है, इसका आपको तरीका मालूम होना बहुत ही आवश्यक है। पूरे चित्र में सरल रेखाओं की संख्या पूछा गया है, तो निश्चित रूप से साथियों इसे हम 3 भागों में बांट कर हम इसका सरल रेखा ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही जब भी आएगा तो आप भी ज्ञात करेंगे इसको, अर्थात जो है देखा जाए तो एक तो हम देखेंगे क्षैतिज में, क्षैतिज रेखा में देखेंगे तो क्षैतिज किससे बोला जाता है, इस प्रकार की रेखा को क्षैतिज बोला जाता है। और एक देखेंगे ऊर्ध्वाधर में, ऊर्ध्वाधर में देखेंगे गिनती, और तीसरा देखेंगे जो है तिर्यक में, तिर्यक में याद रखिएगा। तो तिर्यक 2 प्रकार के होते हैं, तो इसे हम अब गिनना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे साथियों क्षैतिज में, तो क्षैतिज में गिनने पर हमें मिलेगा 1, 2 और यह 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिए रहते हैं। अब हम देखते हैं ऊर्ध्वाधर में, तो ऊर्ध्वाधर में हमें मिलेगा 1, 2, 3, 4 और ये 5, अर्थात यहाँ पर 5 हुआ। अब हम देखने वाले हैं तिर्यक में, तो पहले हम इस प्रकार का तिर्यक होता है या तो इस प्रकार का होता है, तो अब हम देख लेते हैं इस प्रकार के तिर्यक को, ये वाले तिर्यक को। तो अब हम देखते हैं इस वाले 1, 2 और ये 3, तो इसमें भी हमें 3 मिला। अब हम देखेंगे साथियों इस वाले तिर्यक को, 1, 2 और यह 3, तो इस प्रकार हमें 3, 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, त्रिभुज की संख्या गिनते हैं। नीचे दिए गए चित्र में कितनी त्रिभुजाकार आकृति है। साथियों इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले त्रिभुज का जो मध्यिका होती है उसे हमें पता करना है। तो इसमें मध्यिका जो है इस प्रकार 2 मध्यिका है, और मध्यिका का सूत्र होता है 2n+1, n जो कि है मध्यिका की संख्या। इसमें 2 मध्यिका है साथियों, तो 2 मध्यिका के बदले यहाँ पर हम डाल देंगे 2 + 1 हो जाएगा, अर्थात 2 की पावर 3 आ जाएगा, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, अर्थात इसका 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 प्राप्त होगा। और साथ ही साथ अब हम देखेंगे यहाँ पर भी ज्वाइंट है, तो इसे गिनेंगे तो साथियों हमें मिलेगा यहाँ पर त्रिभुज जो है, एक त्रिभुज ये बढ़ गया और एक त्रिभुज हमें यहाँ तक से यहाँ तक बढ़ गया, तो यह 2 हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक त्रिभुज बढ़ जाएगा 1, और ये वाला त्रिभुज बढ़ जाएगा 2, तो 2, 2, 4, तो इस प्रकार यहाँ पर 4
चौथा जो ऑप्शन है ऑप्शन डी 12 जो है इसमें त्रिभुज की संख्या होगी, यही इसका ट्रिक है। अब हम देखेंगे साथियों इसमें भी बहुत ही बढ़िया एक ट्रिक है, निम्नांकित चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये तीनों खंड जो है एक समान है, तो उसके हिसाब से फिर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि नंबरिंग करने पर 1 2 3 4, तो इस वाले पोर्शन में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो 4 का दूना 8 कर देंगे तो ये वाला 8 त्रिभुज हो गया। अब इसमें भी हम देखेंगे तो वही 8 त्रिभुज होगा, इसमें भी देखेंगे हमें तो यही 8 त्रिभुज मिलेगा। तो 8 दिया 24 यहाँ पर इसका आ जाएगा। अब हम बड़ा बड़ा त्रिभुज देखेंगे, तो बड़ा बड़ा त्रिभुज में हमें मिलेगा एक त्रिभुज यहाँ पास और एक त्रिभुज यहाँ पास, तो ये 2 हो गया। उसी प्रकार नीचे देखेंगे तो ये मिलेगा और ये मिलेगा, तो इस प्रकार का 4, तो 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, तो ये इस प्रकार का ये इसमें 28 त्रिभुज होंगे। इसका ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40वां क्वेश्चन। एक तस्वीर में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है वह मेरी इकलौती बहू के ससुर का पिता है। तस्वीर के मनुष्य का महिला से क्या संबंध है। साथियों इसका जो आंसर होगा निश्चित रूप से ससुर होगा। आप इसको गहन अध्ययन करके पता कर सकते हैं, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। इस प्रकार ये रही रीजनिंग का क्वेश्चन। तो चलिए साथियों अब हम पार्ट ए का चौथा सेक्शन देखते हैं जो शैक्षिक एवं सामान्य बोध है, जिसका पहला प्रश्न है विश्व योग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। साथियों यह प्रश्न 2022 के पेपर में भी पूछा गया था, तो निश्चित रूप से आप सभी को मालूम होगा 21 जून को प्रतिवर्ष विश्व योग दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 21 जून को, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। वही किसान दिवस कब मनाया जाता है पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है 23 दिसंबर को। याद रखिएगा किसान दिवस मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है, 43वां क्वेश्चन और इस सेक्शन का तीसरा क्वेश्चन है। लाइफ डिवाइन जो है साथियों याद रखिएगा अरविंद घोष द्वारा लिखी गई पुस्तक है, याद रखिएगा। 44वां क्वेश्चन है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो आप सभी जानते हैं 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है साथियों, तो 16 सितंबर को याद रखिएगा विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। साथियों याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति 1986 के द्वारा जो है जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, ऑप्शन सी है डॉक्टर लिगुन सागर, ऑप्शन डी है डॉक्टर डी एस कोठारी। साथियों इसका आंसर ऑप्शन बी है डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। आगे बढ़ते हैं एक संवैधानिक संस्था के रूप में एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी। साथियों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये और भी पूछा जा चुका है, तो निश्चित रूप से इसको याद रखिएगा। 1995 में राष्ट्रीय एक संवैधानिक संस्था के रूप में एनसीटीई की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। साथियों याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। पौधों का उनके पर्यावरण से संबंध के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। तो पौधों का उनके पर्यावरण से संबंध के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को साथियों आप सभी को मालूम होगा इकोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेसिक शिक्षा की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी। तो निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर ऑप्शन सी होगा, महात्मा गांधी के द्वारा बेसिक शिक्षा की संकल्पना की थी। अगला क्वेश्चन है स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। यह सभी जो है उपर्युक्त सभी निश्चित रूप से देख सकते हैं अधिक प्रशिक्षित शिक्षक प्रदान करके, पाठ्य पुस्तकों में सुधार करके, कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार करके
उपर्युक्त सभी, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस गुरु ने पंजाबियों की बोली जाने वाली भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? साथियों इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है, गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो निश्चित रूप से आप सभी को मालूम होगा, केरल से संबंधित यह केरल की नृत्य है कथकली, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष है? तो मीरा कुमार जी है, याद रखिएगा, पहली महिला अध्यक्ष लोकसभा की। नेक्स्ट देखते हैं, एक मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान करता है दूरी मोड द्वारा, पत्राचार मोड द्वारा, कक्षाओं में आमने सामने बातचीत द्वारा, ऑप्शन डी है ओपन बुक परीक्षाओं के आयोजन द्वारा। साथियों याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा दूरी मोड द्वारा अर्थात डिस्टेंस मोड द्वारा इसका जो आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? ऑप्शन सी इसका आंसर है, ये और पूछा जा चुका है, निश्चित रूप से डीएलएड के पेपर में भी देखे थे, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मॉन्टेसरी का नाम संबंधित है? तो निश्चित रूप से साथियों मॉन्टेसरी जो है ऑप्शन ए प्री स्कूल शिक्षा से संबंधित है, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो इसका आंसर भी NCTE होगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा, ये और भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, एजुकेशन फॉर ऑल अभियान किसका कार्यक्रम है? विश्व बैंक, NCERT, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, यूनिसेफ। साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यूनिसेफ जो है इसका आंसर है। एजुकेशन फॉर ऑल अभियान जो है यूनिसेफ के द्वारा प्रारंभ किया गया है। वही अब हम पार्ट ए का 5वां सेक्शन देखते हैं, जिसमें शिक्षण, अधिगम एवं विद्यालय को देखने वाले हैं। इसका पहला प्रश्न है साथियों, एक शिक्षक के लिए कक्षा में समस्याओं को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए है अन्य शिक्षक की राय लेनी चाहिए, ऑप्शन बी है अपनी राय पर निर्भर रहना चाहिए, ऑप्शन सी है प्राचार्य के दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए, ऑप्शन डी है बच्चों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार कर अच्छे सुझावों पर अमल करना चाहिए। निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर है वह ऑप्शन डी है, बच्चों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार कर अच्छे सुझाव पर अमल करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है इससे बच्चों में रुचि विकसित होती है। निश्चित रूप से साथियों यही इसका आंसर है, ऑप्शन ए, क्योंकि बच्चों में रुचि विकसित करना एक बहुत ही बढ़िया तरीका है बच्चों को सीखना में बिजी रखने के लिए, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक प्रशिक्षण क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए शिक्षण कौशल बढ़ाता है, विद्यालय संगठन के तरीकों को समझाता है, सामग्री का ज्ञान उन्नत करता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके पास लड़कों और लड़कियों का मिश्रित वर्ग है, उनके बीच सहयोग को बेहतर बनाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? ऑप्शन ए है माता पिता से समानता पर चर्चा करने के लिए कहेंगे, ऑप्शन बी है ऐसे कार्य निर्धारित करेंगे जिन्हें एक साथ किया जा सके, ऑप्शन सी है लड़के और लड़कियों को एक बेंच पर बैठाएंगे, ऑप्शन डी है पाठों में समानता की बात करेंगे। साथियों इसका ऑप्शन बी जो है आंसर होगा, ऐसे कार्य निर्धारित करेंगे जिन्हें एक साथ किया जा सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक का अपने छात्रों के प्रति कर्तव्य होना चाहिए? ऑप्शन ए है साथियों छात्रों का परीक्षा में पास होना, ऑप्शन बी है छात्रों की कक्षा में उपस्थिति, ऑप्शन सी है छात्रों का अकादमिक, नैतिक और सांस्कृतिक रूप में सुधार, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशेषज्ञ और कुशल शिक्षक होने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए है अपने विषय पर लिखना जारी रखना चाहिए, ऑप्शन बी है संगोष्ठियों में भाग लेते रहना चाहिए, ऑप्शन सी है अपने विषय की नई पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सब करना चाहिए। तो इसका जो आंसर है साथियों उपर्युक्त सब करना चाहिए, यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक दृष्टिकोण वाले शिक्षक के बारे में सही है? ऑप्शन ए है वह मिलनसार और मस्ती पसंद है, वह महत्वाकांक्षी और आत्मविश्वासी है, ऑप्शन सी है वह व्यवहारिक शिक्षा की अपेक्षा रट कर सीखने पर अधिक बल देता है, और ऑप्शन डी है वह ईमानदार और जिम्मेदार है।
साथियों निश्चित रूप से नकारात्मक की बात हो रही है, तो नकारात्मक दृष्टिकोण के लिए ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि वह व्यवहारिक शिक्षा की अपेक्षा रट कर सीखने पर अधिक बल देता है। यही नहीं होना चाहिए। जो नकारात्मक दृष्टिकोण वाले शिक्षक के बारे में सही है, तो यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद्यालय में शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है छात्रों के बारे में जानकारी एकत्र करना, ऑप्शन बी है छात्रों को उनके अध्ययन के विषयों का चयन करने में मदद करना, ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम में बदलाव में मदद करना, ऑप्शन डी है शिक्षकों को अपने छात्रों का चयन करने में मदद करना। साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, शिक्षकों को अपने छात्रों का चयन करने में मदद करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? साथियों इसका जो आंसर देखा जाए पहला ही है, सकारात्मक दृष्टिकोण वाला शिक्षक स्वयं को श्रेष्ठ समझता है। यही कथन सत्य नहीं होगा, क्योंकि एक शिक्षक को अपने विषय पर अधिकार होना चाहिए, ये भी सही है। और अच्छी शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है, ये भी सही है। किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता शिक्षकों व छात्रों पर निर्भर करती है, ये भी सही है। और यह जो है स्वयं को श्रेष्ठ समझता है, यह सत्य नहीं है, इसलिए आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक निर्धारित स्तर नहीं है? तो निश्चित रूप से ऑप्शन डी है, यह डीएलएड के पेपर में भी देखने को मिला था। भेदभाव जो है इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है? निश्चित रूप से साथियों सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना हमेशा सकारात्मक होता है, सीखना एक सतत प्रक्रिया है, सीखना विकास और समस्या को सुलझाने की एक प्रक्रिया है। तो विशेषता नहीं है बोला जा रहा है, तो निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर है सीखना हमेशा सकारात्मक होता है। यह जरूरी नहीं है, नकारात्मक चीज़ें भी सीखा जाता है बच्चों के द्वारा, जैसे वातावरण होता है उस प्रकार से सीखा जाता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक होना जरूरी नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पेशे की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है, इसके अपने मानक है जिनका पालन इसके सदस्यों को रोकना चाहिए। इसमें इन सर्विस ग्रोथ नहीं है, इस पेशे में बौद्धिक गतिविधियां शामिल हैं, यह एक नेक पेशा है। तो निश्चित रूप से इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। इसमें इन सर्विस ग्रोथ नहीं है, नहीं होनी चाहिए पूछा जा रहा है विशेषता, इसलिए यह एक विशेषता इसका नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? निदान, उपाय, दिशा व प्रतिक्रिया। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। निश्चित रूप से यही इसका आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए, एक अच्छा शिक्षक वह है जो कहानियाँ सुनाता है, छात्रों की मदद करता है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो निश्चित रूप से साथियों छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप कक्षा में अधिक छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति आप अपनाएंगे? तो निश्चित रूप से यह क्वेश्चन भी डीएलएड के पेपर में देखने को मिला था, तो इसका जो आंसर होगा साथियों निश्चित रूप से जो है इसका चर्चा होगा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद्यार्थियों को अध्ययन के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है सीखने की शैली, व्यक्तित्व, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्था है। साथियों यह तीसरा प्रश्न हो रहा है इसी प्रश्न पेपर में कि एनसीटीई का सवाल पूछा गया है। निश्चित रूप से ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म भी साथियों एनसीटीई का फुल फॉर्म होता है, एन का होता है नेशनल, सी का होता है काउंसिल और बीच में है फॉर, फिर आता है टी का टीचर और ई का होता है एजुकेशन। इस प्रकार नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन होता है इसका फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप अपने छात्रों में सहयोग और टीम भावना विकसित करना चाहते हैं, इस हेतु आप किस गतिविधि को प्रोत्साहित करेंगे? तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोजेक्ट कार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों के सीखने के तरीकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है प्रत्येक बच्चे की सीखने की एक अनूठी शैली होती है,
सीखने की गति सभी छात्रों के लिए समान होती है। ऑप्शन सी है बच्चे दूसरे छात्रों के सीखने के तरीके का पालन करते हैं। ऑप्शन डी है सभी बच्चे शिक्षक के निर्देश का पालन करते हैं। निश्चित रूप से साथियों ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। प्रत्येक बच्चे की सीखने की एक अलग तरीका होता है, शैली होता है, अनूठी शैली होती है। इस प्रकार का कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को अपने साथियों से कैसा संबंध रखना चाहिए? ऑप्शन ए है दूसरे शिक्षक की शैली की नकल करनी चाहिए। ऑप्शन बी है स्वतंत्र विचारों का पालन करना चाहिए। ऑप्शन सी है दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी है एक दूसरे को पढ़ाने के प्रभावी तरीके सुझाने चाहिए। निश्चित रूप से ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, स्वतंत्र विचारों का पालन करना चाहिए। तो चलिए साथियों अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ पहुंचते हैं। पार्ट बी में छठवां सेक्शन विज्ञान, जो ऑप्शनल है, किसी भी विषय को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई विषय बाध्यता नहीं है। लेकिन ये बात है जो विषय में पकड़ हो उसी को सॉल्व करें, क्योंकि इसमें विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान है। ऐसा नहीं है कि आप विज्ञान वाले हैं तो सामाजिक विज्ञान या गणित को नहीं सॉल्व कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन किसी एक को करना है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं विज्ञान का। वायु का वेग मापा जाता है। ऑप्शन ए है एनीमोमीटर। ऑप्शन बी है हाइड्रोमीटर से। ऑप्शन सी है बैरोमीटर से। ऑप्शन डी है हाइग्रोमीटर से। तो याद रखिएगा साथियों, वायु का वेग जो है एनीमोमीटर से नापा जाता है। ऑप्शन ए जी जो है इसका आंसर होगा। जबकि वायु का तो जो दाब होता है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। दोनों में फ़र्क है साथियों। वायु का वेग बोला जा रहा है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर होगा एनीमोमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में कौन सा विटामिन थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, विटामिन के होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेबीज रोग का कारक जीव है? जीवाणु, वायरस, कवक, शैवाल। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी है, वायरस है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, आप सभी को मालूम होगा, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो साथियों इसमें ऑप्शन है जलवाष्प देने के लिए पानी का उबाल। ऑप्शन बी है बर्फ में पिघलने से द्रव जल बनता है। ऑप्शन सी है पानी में नमक का विघटन। ऑप्शन डी है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का दहन। तो साथियों इसका ऑप्शन डी जो है आंसर होगा। एलपीजी जो है, एलपीजी गैस अर्थात पेट्रोलियम गैस जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शराब पीना बहुत हानिकारक होता है और यह सेहत को खराब कर देता है। शराब पीने का अर्थ है मिथाइल अल्कोहल पीना, एथिल अल्कोहल पीना, प्रोपाइल अल्कोहल पीना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पीना। तो साथियों याद रखिएगा इसका आंसर जो है एथाइल अल्कोहल पीना होता है। निश्चित रूप से इसे एथेनॉल भी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निश्चित रूप से साथियों आप सभी को मालूम होगा इसमें का जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है वो बिजली है, क्योंकि बिजली को बनाया जाता है, बाकी सब प्राकृतिक संसाधन है। नहीं है पूछा गया है तो बिजली इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओजोन की कमी मुख्य रूप से किसके कारण होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, मीथेन के कारण, कीटनाशक के कारण। तो साथियों याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है ओजोन की कमी के मुख्य रूप से कारण है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी उच्च तरंगदैर्ध्य है, यह बड़ी दूरी तक यात्रा कर सकता है, यह सबसे कम बिखरता है, यह सबसे कम समय तक बिखरता है। साथियों याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन सी जो दिखाई दे रहा है यही आंसर है, यह सबसे कम बिखरता है। तो जो कम बिखरेगा वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाचन तंत्र में भोजन को मिलाने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? तो साथियों याद रखिएगा इसका आंसर है ऑप्शन सी, एमाइलेज इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बर्फ का पानी में परिवर्तन कहलाता है। साथियों याद रखिएगा इसका आंसर शारीरिक परिवर्तन या इसे भौतिक परिवर्तन भी कहते हैं, याद रखिएगा इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। बर्फ का पानी में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है,
65% होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 65% होती है। प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला अम्ल है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है, याद रखिएगा। सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल है। प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे अधिक पाए जाने वाली जो अम्ल है वो साइट्रिक अम्ल है। यह जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव शरीर में पाया जाता है, इसे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। इसका आंसर जो है साइट्रिक अम्ल होगा, सर्वाधिक पाया जाने वाला। फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है साथियों ऑप्शन डी। आप सभी जानते होंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से आप पाठ भी पढ़े होंगे, पेनिसिलिन की खोज की, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। 95 है, मछली पालन के लिए तकनीकी शब्द है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, पिसिकल्चर। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो उसका लगभग कितना रक्त लिया जाता है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा साथियों 250 से 300 मिलीलीटर लिया जाता है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। हरित क्रांति शब्द का अर्थ है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा साथियों, इसका आंसर जो है फसल उत्पादन में वृद्धि से है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उत्पन्न होता है, तो निश्चित रूप से कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न होता है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आनुवांशिक सूचनाएं किसमें संग्रहित की जाती है, तो ऑप्शन ए है डीएनए, ऑप्शन ए बी है आरएनए, ऑप्शन सी है राइबोसोम, ऑप्शन डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है साथियों ऑप्शन ए डीएनए, आनुवांशिक सूचनाएं संग्रहित करने किया जाता है इसी में, डीएनए में, याद रखिएगा। डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है इसका फुल फॉर्म। ये अगला क्वेश्चन है साथियों, इंसुलिन है विटामिन, एंटीबायोटिक, हार्मोन, एंटीसेप्टिक, तो इसका जो आंसर है साथियों निश्चित रूप से इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है, हार्मोन्स है। चलिए इस प्रकार साथियों इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, 100 क्वेश्चन। इसका जो गणित का पार्ट है और सामाजिक विज्ञान का, उसे हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। साथियों वीडियो अधिक लंबी ना हो, और चूंकि आप सभी का मांग रहता है कि गणित सॉल्व करके बताएं, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में गणित को सॉल्व करके भी बताएंगे, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। तो गणित और सामाजिक विज्ञान, निश्चित रूप से सामाजिक विज्ञान में तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन दोनों सब्जेक्ट को साथ में रखते हुए वो जो 40 क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।